हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर आप भी 21 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी कमजोर छात्र हैं जो अब तक मैथ में कुछ नहीं पढ़े, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने प्रश्न मैं आप लोगों की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, अगर उतना प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि 100 में से कम 90% आप मार्क्स ला सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगातार मैं अपने चैनल पे आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। बस आप लोगों को ध्यान से उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस बस करके जानिए। ठीक है, बाकी पूरे क्वेश्चंस फंसेंगे, मेरी गारंटी 100% मेरी गारंटी है कि सारे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी करना आप लोगों को। जितना प्रश्न इस वीडियो में हमने लिया है सारे पढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। देखिए दो दो जोड़ा दिया हुआ है, बस आपको बताना है कि सअभाज्य संख्याओं का कौन सा युग्म है। तो सबसे मेन बात यह है कि पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सअभाज्य संख्याओं का युग्म होता क्या है, तभी तो आप इसमें चूज कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सअभाज्य संख्याओं का युग्म मतलब यह चीज होता है कि दो संख्याओं का अगर यस्यफ, दो संख्याओं का अगर यस्यफ की बात करें मस, तो दो संख्याओं का मस अगर एक आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि वही आपका सभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आपको तो आंसर मालूम नहीं होगा, आप सबसे पहले अलग अलग निकाल कर चेक करोगे कि किसका इससे फेंक आ रहा है, वही आंसर होगा। हालांकि मैं बता देता हूं, मेरे पास समय कम है इसलिए बता दे रहा हूं कि बी जो है राइट आंसर होगा। आप निकाल कर देख लेना, 18 और 25 का एससी फेंक आएगा, बाकी इन सभी का किसी का भी एससी फेंक नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। जिसका एससी फेंक आता है वही सभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे 18 और 25 है, जैसे मैं बता भी देता हूं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे भाग विधि से चेक करके बता देता हूं आप लोगों को। जैसे 25 है और 18 था, 18 छोटा है इसलिए हम लोग छोटा का भाग देंगे 25 में। ठीक है, कितने बार भाग जाएगी, 18 कम 18, तो यहाँ बचेगा आपका कितना, 7। अब 7 का भाग देंगे किसमें, 18 में, तो 7 दूनी के 14, बच गया यहाँ पे 4। अब इसका भाग देंगे 7 में, तो 4 कम 4, बच गया 3। अब इसका भाग देंगे हम लोग 4 में, तो 3 कम 3, बच गया यहाँ पे 1। अब 1 का भाग देंगे 3 में, तो 3 बार जाएगा कट जाएगा। तो जिस संख्या से पूरा का पूरा शेषफल 0 आ जाता है वही आपका कहलाता है एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ एक आ गया ना, तो एचसीएफ एक आ गया, मतलब यही सभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, जब भी आपको दे देगा आप निकाल लो एचसीएफ किसका एक आ रहा है, वही राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पे आधारित हमेशा एक प्रश्न आते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि एचसीएफ 252 और 594, तो 252 594 का एचसीएफ दिया हुआ है 18। तो कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए 252 और 594 का, मतलब उन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी दिया हुआ है कि 18 होगा, एलसीएम पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड इसका चलता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए एक फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला, इसी फार्मूला पे बेस आता है। फार्मूला होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस इसी फार्मूले पे चाहे जो भी क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से बता पाओगे। देखो एचसीएफ 252 594 का, तो ये तो आपकी पहली संख्या हो गया और ये तो आपकी दूसरी संख्या हो गया, और इनका एचसीएफ आपको दिया हुआ है 18। तो देखिए एचसीएफ की जगह तो हम लिख देंगे 18, और हमसे एलसीएम पूछा है तो भाई एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम हमसे पूछा है। बराबर पहली संख्या कितना है, 252 है, और दूसरी संख्या कितना है, 594। कितना सिंपल है, देख रहे हैं? बस कटाना तो है, कटा दो आंसर आ जाएगा। तो यहां से मैं निकालना है एलसीएम, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 252 गुणे 594, और बटे में यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर काट नहीं पाते पूरा 18 से तो छोटा छोटा कर दो, बहुत सारा ऑप्शन है, 2 से कटा लो। ठीक है, तो 2 से कटा लेते हैं, कटा लो इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 12 बच जाएगा, 2 छके 12, इसे 2 से कटाओगे तो 2 9 18। ठीक है, देखो 3 से कट जाएगा, ये भी कटा लो, 3 चौक को 12 और 3 दूनी के 6, 42 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर ये 3 से कट जाएगा, कितना बार में, 14 बार में, 14 तिहाई 42। तो बचेगा एलसीएम में क्या है, यहाँ पे एलसीएम बच जाएगा, ऊपर तो बच गया 14
और गुड़े यहाँ बच गया 594। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8316। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 8316। देखते हैं भैया, ऑप्शन में दिया हुआ है 8316, देख रहे हो दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है, यही हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। तो यह फार्मूला अगर आपको मालूम है, यह वाला फार्मूला, तो यहां से चाहे कुछ भी पूछ ले। एलसीएम पूछा है, कभी कभी एलसीएम देके एचसीएफ पूछ लेता है, कभी कभी दोनों देकर दूसरी संख्या देकर पहली संख्या पूछ लेता है। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आपके पास ये फार्मूला है ना, जितना वैल्यू दिया रहेगा उतना वैल्यू रख लीजिएगा, जो पूछा होगा उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है, ज्यादा भारी नहीं है। कह रहा है क्या कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और एक दिया है x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे हल करोगे, मुझसे पहले ही आप लोग आंसर बता दो, कमेंट कर दो, मुझसे पहले ही कमेंट कर दो। हालांकि मैं तो इसको हल करके बताऊंगा ही, लेकिन मुझसे पहले ही कमेंट कर दो। तो देखो दिया हुआ है, एक आपका समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 2, इसको आप सिंपल समीकरण नंबर 1 रख लो। एक दिया है आपको x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 2, इसको आप समीकरण नंबर 2 रख लो। अब ध्यान दो, एक चीज माइनस में है और एक चीज प्लस में। देखिए, एक माइनस में एक प्लस, जब माइनस और प्लस में जब भी चिन्ह आ जाए माइनस और प्लस में, हमेशा जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ते हैं, लिखेंगे जोड़ने पर। जब चिन्ह दोनों अलग हो, माइनस वाई प्लस वाई, हमेशा जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे क्या होगा कि माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा आपका 2x। 2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4। अब यहां से मैं कटा दूं तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। और जब x बराबर 2 आ गया, अब x का मान उठा के चाहे समीकरण पहला में रख दो या तो समीकरण दूसरा में रख लो। तो लिखोगे x का मान पहला में रख देते हैं, तो x की जगह 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर के 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस के 2 बराबर माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस के वाई। 2 में से 2 गया तो 0, 0 बराबर वाई, मतलब कि y बराबर क्या गया 0। तो y बराबर 0 है, x बराबर 2। देखो दिया हुआ है x बराबर 2, y बराबर 0। देखो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जिसको नहीं भी आएगा ना तो मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना सिंपल वे से बता दूंगा कि उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पे समझ नहीं आएगा आप लोगों को। जहां पे भी समझ में नहीं आएगा तुरंत कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण। ये देखिए आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि का विविधकर है। अब इसका विविधकर ज्ञात करना है। कितना सिंपल मेथड चलता है विविधकर का, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। विविधकर का फॉर्मूला होता है डी बराबर, ठीक है, डी को हम विविधकर से नोट करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये आप लोगों का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां से आराम से ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, रख दो। अब कहोगे कि ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलती है, तो देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए की वैल्यू होता है, तो ए बराबर तो मिल गया 3, और यक्स का जो गुणांक होता है वो बी का वैल्यू होता है, तो बी बराबर मिल गया माइनस के 6, और जो बचता है वो सी होता है अचर पद, तो सी बराबर 4। अब यहाँ पे बस रख दो, आंसर मिल जाएगा। तब बी का स्क्वायर, बी मतलब कि -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर फिर -4 गुणे ए कितना है यहाँ पे देखो 3 है, और सी कितना है यहाँ पे देखो, तो सी है यहाँ पे 4 है। अब इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और माइनस तो ऐसा लग जाएगा, 4 चौको 16 और 16 48, क्या हो जाएगा 48। अब इसे अगर हल करें तो 48 में से 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे -12 बच जाएगा, -12। अब देखो ऑप्शन में -12 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। तो जब भी विविधकर पूछे तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए विविधकर का वाला, और यहाँ से आप ए बी सी के वैल्यू निकाल कर रख दो, सिंपल विविधकर मालूम चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। चलो देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5वां था ना, हमने क्वेश्चन नंबर 6 गलत डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 का हल है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है और सिंपल भी है। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, अब हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर, अब बटे में यहाँ पे दिया है 4 और बराबर में 9, पूछ रहा है कि इसका हल क्या होगा। सिंपल करेंगे क्या,
यक्स स्क्वायर बराबर, यह 4 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 9, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 4 9 के 36। ठीक है, अगर हम यक्स की वैल्यू निकालें यक्स बराबर, तो देखो ये वर्ग है और उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल में। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि वर्गमूल हमेशा आपको प्लस माइनस में निकलता है, हमेशा वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6। तो देखिए यक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 6, ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है उसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज से लिया गया प्रश्न है और 2022 में तो दो बार ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मतलब 5 पेपर कोड होता है, तो 2 पेपर की कोड में प्रश्न पूछा गया था। क्या है इसके रूल को समझ लीजिए, आराम से लगा पाएंगे, किसी भी सवाल आ जाएगा इस बेस पे। कह रहा है कि दिए चित्र में, जो दिया गया चित्र आप देख रहे हैं, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। कह रहा है कि ये बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है और कह रहा है कि यदि पी क्यू संबंधित बीसी बराबर एक संबंधित 3 हो तो एपी एपी और बटे में पीबी का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए एक बात बताता हूं आप लोगों को, जैसे कोई भी एक त्रिभुज है, जैसे यहाँ पे त्रिभुज था ए बी सी और एक रेखा के समांतर, मतलब इसके एक भुजा के समांतर बीसी के समांतर एक पी क्यू रेखा खींच दिया गया, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गया, त्रिभुज 2 बना। देखिए एक तो बना ए बी सी, एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी, आता था एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के सम्मुख समानांतर एक दूसरी रेखाखंड खींचा गया है, वहां पे 2 त्रिभुज बन रही हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। ठीक है, ये दोनों आपस में समरूप है, जब समरूप है तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे में, ठीक है, ए बी बटे में ए पी, आराम से लिख सकते हैं ए बी बटे में ए पी। तो लिखेंगे ए बी बटे में ए पी और किसका वैल्यू दिया हमको, पी क्यू और बीसी का ना, तो लिखेंगे बीसी बटे में पी क्यू, बीसी बटे में पी क्यू, बीसी बटे में पी क्यू। ठीक है, बस इस भुजा की काम ही नहीं है हमारे, ए सी बटे में ए क्यू, इससे कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं दिया कि इसका मतलब लें। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को 2 त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, इसलिए हम लोग संगत भुजाओं को समानुपात में लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी, तो देखिए ए बी को मैं लिख सकता हूं क्या, ए पी प्लस पीबी, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसको आराम से लिख दूंगा ए पी प्लस पीबी और बटे में आपका है ए पी बराबर बीसी बटे पी क्यू। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, पी क्यू संबंधे बीसी, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे पी क्यू संबंधे बीसी बराबर दिया है एक संबंधे 3। अगर इसको ऐसे लिखूं पी क्यू अब बटे में बीसी, तो हो जाएगा 1/3, मतलब बीसी का वैल्यू 3 है, पी क्यू का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आपका आ गया बीसी, तो बीसी का वैल्यू 3 लिख देंगे और पी क्यू का वैल्यू 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा ए पी प्लस पी बी बराबर, यह गुणा करेंगे तो 3 ए पी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी बी रहने दीजिए, इधर आपका 3 ए पी है, तो एक ए पी उधर जाएगा तो माइनस के ए पी हो जाएगा, तो बच जाएगा पी बी बराबर, यहाँ पे बच जाएगा 2 ए पी, क्योंकि 3 ए पी में से एक ए पी चला जाएगा तो 2 ए पी बचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकालें यहाँ पे पीबी और ये एपी आप लोगों का गुणा में इधर आएगा तो एपी भाग में हो जाएगा, तो एपी बराबर बच जाएगा ऊपर 2, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, एपी और पीबी का अनुपात, एपी और पीबी का अनुपात पूछा था। तो देखिए एपी एपी असंबंधे पीबी का अनुपात पूछा है, तो एपी का वैल्यू कितना है 1 और पीबी का वैल्यू कितना है 2, मतलब 1 संबंधे 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 1 संबंधे 2। तो देखो दिया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल दिया होगा,
एक संबंधित 2। तो ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका। तो देख रहे हैं ना कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से बस इसको एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, पूरा का पूरा आप आराम से लगा पाओगे। चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 8वां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8वां। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क लगा लो, ठीक है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह प्रश्न हमेशा आता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रश्न त्रिभुज से हमेशा आता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दो समरूप त्रिभुज है, उनका भुजा का अनुपात दिया है 4:9, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो एक मैं आप लोगों को बताता हूं, सूत्र याद रख लीजिएगा, थ्योरम है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें भाई क्षेत्रफलों में अनुपात ही तो निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जो भुजा दिया हुआ है उसका वर्ग कर देंगे, तो भुजा का अनुपात कितना दिया है 4:9। तो यहाँ पे 4 का वर्ग कर देंगे, संबंधित 9 का वर्ग कर देंगे, सिंपल। तो यह जाएगा आप लोगों का 4 चौको 16 और 9 81, बस बात खत्म। तो अगर आप लोगों को भुजा दे दे, जैसे यहाँ पे हमको भुजा दिया है, तो भुजा देकर अगर आपको क्षेत्रफलों में अनुपात पूछे तो आप उसका वर्ग कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्रफलों में अनुपात दे देता है और भुजाओं का अनुपात पूछ लेता है, तो उस समय आपको वर्गमूल करना होगा, उस समय वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना आंसर आया 16:81 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया ही होगा कहीं ना कहीं, ऑप्शन सी 16:81। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो ये प्रश्न आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति से है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फार्मूला याद रहेगा तुरंत आप कर डालोगे, याद होना ही चाहिए फार्मूला, क्योंकि फार्मूला बेस ही है। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कोई नहीं लगा पाएगा इसको। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। तो दो बिंदु दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है कितना होगा। तो सिंपल देखिए, इस बिंदु को एक बिंदु यहां मान लेते हैं, एक बिंदु यहां मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये बिंदु ए है और इसको मान लेते हैं बी है। मान लेते हैं एक निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5,0 दिया हुआ है, और इसका निर्देशांक दिया है -12,0 दिया हुआ है। कह रहा है कि इनके बीच की दूरी हमें बता दीजिए। तो सिंपल दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम अगर ए बी निकालना चाहें तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों का दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, सिंपल। और ये आपका क्या होता है x1, ये होता है आपका y1, ये होता है आपका x2, ये होता है आपका y2। अब बस सब रख देना है मान। चलिए x1 की वैल्यू कितना दिया है 5, माइनस x2 की वैल्यू कितना दिया है -12, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में आप प्लस लगा दो। फिर y1 कितना है 0, -y2 कितना है ये भी 0, इसका होल स्क्वायर। तो अगर इसको हल करें तो यहाँ हो जाएगा 12 5 17, 17 का होल स्क्वायर, और 0 में से 0 गया तो 0 का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हल करना चाहें तो हो जाएगा 17 को कितना होता है 289, और प्लस इधर 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 का वर्ग करेंगे तो 289 में 0 जोड़ेंगे तो 289, 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 17। ठीक है, दूरी आ जाएगा। तो देखिए दिया है 17, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 17 इकाई होता है। ठीक है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। तो समझिए कि सूत्र अगर मालूम है तभी आप कर पाओगे, सूत्र याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। चलिए देखिए यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों का दूरी ही पूछा है लेकिन लॉजिकल पूछता है। ठीक है, यह सबसे ज्यादा, वो तो नहीं लेकिन यह जरूर देता है, लॉजिकल देता है। ठीक है, और इसमें भी वही सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पे सवाल को बस थोड़ा सा घुमा दिया है। कह रहा है कि बिंदु -3,4 की यक्ष अक्ष से दूरी है। अब देखिए इसका बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी दे दे कि बिंदु -3,4 की यक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो देखिए बहुत सिंपल है। तो देखिए हमसे पूछा क्या है, यक्ष अक्ष से दूरी, यक्ष अक्ष से दूरी हमसे पूछा है। तो जब भी यक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो उसका आंसर आएगा बिंदु y का निर्देशांक, बिंदु y का निर्देशांक ही यक्ष अक्ष से दूरी कहलाएगी।
ठीक है, कितना सिंपल है। तो यक्स से दूरी मतलब बिंदु वाई का निशान, तो ये इसको बोलते हैं यक्स, इसको बोलते हैं वाई। तो बिंदु वाई का निशान कितना है, 4। तो 4 ही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना सिंपल है, तुरंत आप इसको क्लिक कर दोगे। सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अगर यही पूछ देता कि वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी पूछता तो लिखते हैं बिंदु यक्स का निर्देशांक, मतलब -3 हो जाता आंसर। तो इतना सिंपल ट्रिक है, आप देखते ही बता डालोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो देखते ही आंसर कर डालोगे इसको। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा। तो कितना सिंपल हमसे पूछा हुआ है, देखिए लॉजिक क्या लगेगी यहाँ पे। सेक थीटा बराबर हमको 2 दिया है, तो हम जानते हैं सेक थीटा। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो यहाँ पे सेक लिखा है ना, तो आप सेक की लिस्ट में देखो कि सेक कितना अंश का वैल्यू का मान 2 होता है। ठीक है, तो सबको मालूम है कि सेक 60 अंश के वैल्यू का मान 2 होता है। तो 2 को हम लिख देंगे सेक 60 अंश। अब यहां से सेक कैंसिल, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। ये हो गया आंसर। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छोटा ही ना पूछेगा। ठीक है, तो थीटा बराबर 60 अंश, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न तुरंत लग जाएगा। देखिए क्या बोला हुआ है कि यदि cos थीटा बराबर sin थीटा, और कह रहा है कि थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा 90 से छोटा आना चाहिए, तो कोण जो थीटा है वो किसके बराबर होगा, उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, देखिए समझिए, यहां पर हमको दिया है cos थीटा बराबर है sin थीटा को। तो क्या मैं sin थीटा को लिख सकता हूं क्या, cos 90 माइनस थीटा। बिल्कुल फार्मूला ही होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो sin थीटा को हमने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। अब देखिए cos से cos कैंसिल, अभी हो गया थीटा, माइनस थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस थीटा, और बराबर इधर बच जाएगा आप लोगों का 90। तो थीटा थीटा मिलकर हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/2। यहां से कटा दें तो थीटा बराबर आ जाएगा 45। कितना सिंपल है, दिया हुआ है क्या, बिल्कुल ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस लॉजिकल आपको मल्टी उसका मालूम होना चाहिए, मेथड तरीका क्या है, इसके बाद तुरंत कर डालोगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 13 हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने का ट्रिक क्या होता है कि जो बोला है उसका डायग्राम पहले बनाओ, डायग्राम सही बन गया तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर डालोगे। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करोड़ी में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखिए कोई भी मीनार होगी तो धरती पे ही खड़ा होगी, ये मान लेते हैं धरती है, और यहाँ पे मीनार खड़ी हुई है। मीनार ये क्या है, मीनार कितनी ऊंची है भाई, 20 मीटर ऊंची है मीनार। ठीक है, 20 मीटर ऊंची है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ नाम, ये मीनार है। ठीक है, और इस मीनार इस तरह खड़ी थी, इसकी छाया जमीन पे बनेगी। तो मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी छाया है, इस मीनार जो खड़ी है इसकी छाया बनी हुई है। ठीक है, ये छाया है। अब कह रहा है कि छाया कितना भी लिख भी देता हूँ, 20 करड़ी में 3 मीटर छाया इसकी, ये छाया है। यहाँ लिख भी दूंगा कोष्टक में छाया, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये छाया है। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण मतलब होता है नीचे से ऊपर देखने पे। तो नीचे से ऊपर देखने मतलब ये वाला थीटा कोण पूछ रहा है। तो इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो, थीटा पूछा है। तो देखो क्या होता है, इस तरह प्रश्न बता रहा हूँ आप लोगों को। ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश है ना, समकोण त्रिभुज। देखो कौन सी वैल्यू दिया हुआ है, एक तो आपको 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है आपका कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है हमेशा लंब, और यह जो नीचे है वो होगा आपका आधार। सबसे पहले देखो कि कौन कौन वैल्यू दिया है, एक लंब दिया हुआ एक आधार। तो लंब बटे आधार किस में आता है, टेन थीटा में। तुरंत लिखोगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लिखोगे टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू तुमको निकालना है, बराबर लंब, लंब कितना है 20 बटे ए कितना है 20 करड़ी में 3 है। तो 20 से 20 कट कैंसिल हो गया, तो यहाँ जाएगा टेन थीटा बराबर ऊपर 1 और नीचे करड़ी में 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे 10 है, तो तुरंत 10 की लिस्ट में देखो, देखो यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा। 10 कितना अंश का वैल्यू 1 बटे करड़ी में 3 होता है। ठीक है, 10 कितना अंश का वैल्यू 1 बटे करड़ी में 3 होता है बताना है।
तो भाई 10 30 अंश का वैल्यू 1/3 होता है, तो 1/3 को हम लिख देंगे 10 30 अंश, और 10 से 10 कैंसिल, हो जाएगा थीटा बराबर 30 अंश बस। तो यहाँ थीटा का वैल्यू 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में 30 अंश दिया हुआ, बिल्कुल ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है। देखिए प्रश्न यह है, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि है। कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है, बस फार्मूला आपको लगाना है, आंसर मिल जाएगा तुरंत। तो चलिए देखते हैं, कह रहे किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, कितना 616। ठीक है, यहां से आप करो आर के वैल्यू निकाल लो, पाई का मान 22/7, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, कितना सिंपल। अब करना क्या है आपको, इसे कटाओ 2 से 11 बार में, इसे कटाओ 2 से, 2 3 6 0 2 8 16। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी के 22, 8 बच जाएगा, 8 88, 11 8 88। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7, उधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 7 गुणे के 28, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ आर की वैल्यू निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यह वर्ग तो हो जाएगा वर्गमूल में 7 गुणे 7 गुणे 4 वर्गमूल, आर बराबर यहाँ तो 7 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गया। हमसे पूछा क्या यहाँ पे, देखिए पूछा है कि मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना आ गया 14, तो कटाओगे तो 7 दूनी के 14, तो 2 2 4, अब 22 चौक को कितना हो जाएगा 88, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा परिधि। देखिए दिया होगा जरूर से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कितना 88 सेंटीमीटर। तो देख पा रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन, बस फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, इसके बाद आप आसानी से कर डालोगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई गई हैं, इस प्रकार की गोलियों की संख्या है। ठीक है, गोलियों की संख्या हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं कितनी गोलियां बनाई गई हैं। तो बात को पहले ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये आप लोगों का एक गोला है, ठोस गोला है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं। ठीक है, और इनकी गोलियों का जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर, हर एक गोली की त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कितनी गोलियां बनाई गई हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, चाहे जितनी भी गोलियां बनाई गई हो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम कितना मालूम है कि जो एक गोला था, इस गोले की जो त्रिज्या, इस गोले का जो आयतन होगा, वो आयतन जितनी भी यहाँ पे गोलियां बनी होंगी उन सभी गोलियों के आयतन के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि उतने ही आयतन को पिघलाकर सारी गोलियां बनाई गई होंगी, तो इन सभी गोलियों का आयतन जो है वो बराबर होगा इस एक गोले के आयतन को। तो इसकी कैपिटल आर त्रिज्या मान लेते हैं, इसकी स्मॉल आर त्रिज्या मान लेते हैं, मतलब ये भी गोला है ये भी गोला है, तो इस गोले की जो आयतन होगा इस छोटे वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। तो जब भी अनुपात पूछे, अब बराबर पूछे तो अनुपात ले लिया जाता है। जैसे ये बड़े गोला है, तो बड़े गोले का जो आयतन होगा, फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये बड़े गोला वाला है, बटे में छोटे गोले वाला क्या है, तो उसका भी यही हो जाएगा 4/3 पाई, बस कैपिटल आ रहे थे यहाँ पे स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई पूरा कैंसिल। ठीक है, ऊपर बचेगा आर क्यूब, मतलब कि 10 का क्यूब, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आर क्यूब, मतलब स्मॉल आर क्या है 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, मतलब कि बच गया आपका 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 25 25 5 125, 125 गोलियां बनाई जाएंगे भैया।
ठीक है, 125 गोलियां बनाई जाएंगी। तो देखिए कितना सिंपल है, बस आपको मेथड तौर तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए, तो कितना दिया था, देख ले, दिया 125। ऑप्शन भी मिलना चाहिए भैया ना, कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। तो ऑप्शन में तो मिल ही गया, तो इस पे हम ट्रिक लगा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न क्या पूछा है? 16वां प्रश्न, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है। ठीक है, समांतर माध्य पूछा है, बिल्कुल लगा देंगे। देखिए क्या ट्रिक है समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या होती है। 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही होगी 1 से लेकर 9 तक। इनका समांतर माध्य है। ठीक है, तो समांतर माध्य जब भी आपसे पूछे, समांतर माध्य, तो जितनी भी संख्या दिया हुआ है सबका योग कर लो। 1+2+3+4+5+6+7+8+9, अब बट्टे में जितनी संख्या उसका भाग लगा दो। टोटल 9 संख्या, 9 संख्या का भाग लगा दो, सिंपल। अब जोड़ लो, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 और 36 9 45, तो 45/9 काट दो, 9×5 = 45, 5 है इसका समांतर माध्य आएगा। देखो दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट जो कि पूछता है एग्जाम में, यही 2 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, वो वाला प्रश्न तो हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप लोगों को बहुविकल्पीय पूछा जाएगा। तो बारंबारता बटन का माध्य, देखो माध्य आपको दे दिया है और यहाँ पे माध्यिका दे दिया है, पूछा है बहुलक। एक फार्मूला होता है, माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों को मिला के एक फार्मूला बनता है। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोगों को रट जाना है। बहुलक क्या फार्मूला होता है? बहुलक बराबर, याद कर लेना, बहुत छोटा है। बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस 2 × समांतर माध्य। यह फार्मूला रटा होना चाहिए, बहुविकल्पीय प्रश्न इस पे आता है। ठीक है, तो हालांकि बहुलक ही पूछा है ना, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 3 × माध्यिका, अब माध्यिका तो दिया है 20, ठीक है, माइनस 2 × समांतर माध्य, माध्य भी दिया है कितना? 20.5, तो करेंगे तो हो जाएगा 20×3 = 60 और माइनस ये हो जाएगा आपका कितना? 20×2 = 40 और 1 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 घटा देंगे, 60 में से 41 घटाएंगे भैया तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, 5 5 में से 4 गया तो 1 19। बहुलक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 19 दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो तो यह फार्मूला रटा होना चाहिए, बहुत ही इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख के रखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है, देखो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह पूछता है प्रश्न, बोला कि यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य है। देखो समांतर माध्य आगे दे दिया कि 15, तो x का मान पूछ रहा है। अभी हमने बताया आप लोगों को समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जितना दिया हुआ उसका योग। तो समांतर माध्य बराबर, तो क्या होता है हमने बताया अभी, माध्य बराबर फॉर्मूला लिखा था ना, समांतर माध्य बराबर जितनी भी संख्या दिया हुआ उसका योग करो। तो उनका योग मतलब क्या हो जाएगा? 27 प्लस के 23 और प्लस के x-4 और प्लस के x+4 और प्लस के 15 3 7 15 प्लस 3 और प्लस के 7 और क्या दिया है? बस इतना। यक्स का वैल्यू पूछा है, यक्स का मान। तो समांतर माध्य हमको ऑलरेडी दे रखा है, कितना है ये? समांतर माध्य 15, समांतर माध्य 15 बराबर, ठीक है, और कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 बराबर, जोड़ेंगे इसको, जोड़ा जाए कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को जोड़ने पे, ठीक है, यहां से जोड़ेंगे, देखिए इसको इसको देखिए, यक्स और यक्स मिलके तो 2 यक्स हो जाएगा, इसका काम खत्म। 2 यक्स, ये आपका -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। 7 3 10, 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा? 50 यहां से
ठीक है, 50 तो यहां से आ गया, और 50 और यहां से अगर 15 जोड़े तो 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65। ठीक है, 65, 65 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68, 68 और 7 कितना हो जाएगा, 75। मतलब 2x+75, और बटे में टोटल संख्या 7 है ही, तो यहां से गुणा करेंगे तो 15 7 105, 105 बराबर 2x+75 आ जाएगा। अब सिंपल 75 को इधर ला दो, तो 105 माइनस के 75 और बराबर के 2x, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 30, 30 बराबर 2x, तो 2 से काट दो, कितना बार में कट जाएगा, 15 बराबर x। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 15। यही हमसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगा, तो x की वैल्यू 15 होगा। देखते हैं दिया कि नहीं, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। देखो अगला प्रश्न क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले ले, कोई सा भी ले ले, बस धनात्मक होना चाहिए। p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, p+1, 2p, 2p+1। बहुत लोगों को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको बताता हूँ कहना क्या चाह रहा है। यह कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले ले, धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक होता है, कोई सा भी ले ले, और इन चारों सूत्र में कौन सा कोई सा भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो वह हमेशा आपको धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होना चाहिए, हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो यह होगा, ये तो कभी नहीं होगा। पी होगा, पी का वैल्यू 1 रखेंगे तो विषम तो आएगा, लेकिन पी का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये तो सम आ गया, ये तो होगा नहीं। इसमें ये भी नहीं होगा क्योंकि पी का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, सम आ गया पहले ही, ये भी नहीं होगा। ठीक है, p+1 अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 1 2, फिर सम आ गया नहीं, तो यह जो बचा है यही हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। यहाँ p का वैल्यू कुछ भी रखो, बस धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो हमेशा आपको विषम पूर्णांक ही देगा। जैसे 1 रख लो तो 2 कम 2 1 3, तो 3 भी देखो विषम है। 2 रख लो, 2 दूनी के 4 1 5, ये भी देखो विषम है। 0 रख लो तो 0 इसका गुणा करो तो 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, ये भी देखो विषम है। 5 रखना, 5 रख लो, 5 दूनी के 10 1 11, मतलब तुम कोई सा भी वैल्यू रख लो वो तुम्हें हमेशा रिजल्ट में विषम पूर्णांक ही देगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखते हैं 20वां। और 20वां तो बहुत ज्यादा सिंपल पूछ दिया भैया। ठीक है, 20वां क्या प्रश्न है, समीकरण जो दिया हुआ है मूलों का योग पूछा है, मूलों का योग होगा। सिंपल हमसे पूछा है यहाँ पे मूलों का योग। तो देखो मूलों का योग का एक फार्मूला होता है, चाहोगे तो आप समीकरण बना के हल कर देना, लास्ट में 2 मूल आएंगे उसको जोड़ के आंसर बता सकते हो। लेकिन मूलों का योग पूछे चाहे मूलों का गुणनफल पूछे, एक फार्मूला होता है। जैसे 2 मूल हैं, 2 ही मूल निकलेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो एक मूल को हमने अल्फा मान लिया, एक मूल को हमने बीटा मान लिया, तो 2 मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। जब भी पूछे कि मूलों का योगफल, तो इसका फार्मूला सिंपल होता है माइनस यक्स का गुणांक, लिख लो माइनस यक्स का गुणांक। ठीक है, और बटे में यहाँ पे होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो माइनस तो लगेगा, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक क्या है, -3, तो -3, और बटे में यहाँ पे 1 मिनट, बटे में यक्स स्क्वायर गुणांक, यक्स गुणांक 5, तो 5 माइनस माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा +3 और नीचे 5, 3/5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। देखो दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और एक फार्मूला और बता देता हूँ, और गुणनफल पूछ देगा तो क्या फार्मूला लगाओगे, तो अल्फा इंटू बीटा। अगर गुणनफल पूछ दे तो सिंपल अचर पद, अचर पद और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या होता है, अचर पद में जिसमें यक्स न लगो हो, बस सिंपल। जैसे मैं यहाँ पे, ये सवाल कहाँ गया भैया, हाँ, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, चाहे कुछ भी आ जाए उसके साथ यक्स न लगाओ। ठीक है, मतलब चर न लगा हो। ठीक है, यक्स वाई जेड जो होता है चर होता है। अचर मतलब जिसमें चर नहीं लगा हो, सिंपल, बस आपका अचर हो।
तो अचर पद को लिख देंगे और नीचे एक्स स्क्वायर गुणन लिख देंगे, तुरंत आपको गुणनफल भी निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 20 देख लिया, अब हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, इस पे आप लोग स्टार बना लो। ठीक है, इस कैटेगरी के प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं, कैसे लगाएंगे इसको देखते हैं। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या मेन होता है इसका हल करने का तरीका, लास्ट में पूछा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। अब भिन्न आपको मालूम नहीं है, वही ज्ञात करना है। सबसे पहले आप भिन्न को मानोगे। ठीक है, लिखोगे कि माना वह भिन्न, माना वह भिन्न यक्स बटे वाई है, यक्स बटे वाई है। क्योंकि भिन्न क्या होता है, जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं वही भिन्न होता है। तो हमने अंश को x मान लिया, हर को हमने y मान लिया, मतलब भिन्न क्या हो गया, हमारी x बटे y हो गई। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। कह रहा है कि भिन्न तो हमने मान लिया कि x बटे y है। कह रहा है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। कह रहा है 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। तो देखिए भिन्न तो हमारे पास है x बटे y, अंश इसमें क्या है x, और इसमें से एक घटाया जाता है। जैसे इसमें से एक आप घटाओगे तो ये भिन्न हो जाती है 1/3, तो इसे हम लोग 1/3 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक, तथा बोला है एक पॉइंट और यहाँ बीच में लगाएंगे, तथा बोला है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न तो हमारी वही रहने वाली है x बटे वाई, इस बार हर में 8 जोड़ने के लिए बोला है, तो हर में 8 यहाँ जोड़ देंगे और ये भिन्न हो जाएगी कितनी, 1/4। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से दो इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए 3 को गुणा x में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 3 को गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 को गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा आपका 3 बराबर y को गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, यहाँ से आप 3x प्लस y इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के y, और ये माइनस के 3 तो इधर आपका है ही, बराबर में 0। यहाँ देखो समीकरण नंबर आपका पहला बन के तैयार हो गया। इसी तरह यहाँ से समीकरण दूसरा निकल जाएगा। तो 4 को गुणा x में करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर y प्लस 8 को गुणा 1 में करोगे तो y प्लस 8 ही आने वाला है। अब इसको इधर भेज दो। ठीक है, इस सारे पोर्शन को इधर भेज दो तो हो जाएगा आप लोगों का 4x, और माइनस प्लस y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के y, और प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस के 8 बराबर के 0। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, ये समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को हल कर दो। यहाँ पे भी माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है। ठीक है, घटाने पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला घटाने पर, ठीक है, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला घटा दो। चलिए अब समीकरण दूसरा में समीकरण पहला घटा देते हैं, सिंपल। समीकरण दूसरा के हमारे पास यहाँ पे नोट करेंगे, समीकरण दूसरा हमारे पास सिंपल है 4x और माइनस के y माइनस के 8 बराबर के 0, और इसमें से घटाना है समीकरण पहला के आपके पास 3x और माइनस के y और माइनस के 3 बराबर के 0। चलो घटा देते हैं। घटाने में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये आपका प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि माइनस वाई से ये प्लस वाई कैंसिल, बच गया आपका 4x और माइनस के 3x। 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा x, इधर बच गया माइनस के 8 और प्लस के 3, माइनस 8 में से प्लस 3 जाएगा तो बचेगा माइनस के 5, और बराबर इधर बच गया आपका 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा तो निकाल दो। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 उधर जाएगा तो प्लस के 5, तो x बराबर आ गया आपका 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या तो पहला में रख दो या तो दूसरा में रख दो। तो चलो लिखते हैं x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
आपका मान समीकरण 2 में भी रख सकते हो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस के y और माइनस के 3 बराबर के 0। जहां पे भी x आएगा वहां पे 5 रख दो, तो 3 गुणे x आ गया तो यहाँ 5 रख लो, माइनस के y और माइनस के 3 बराबर के 0। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और माइनस के y माइनस के 3 बराबर के 0। ये देखो 15 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा आप लोगों का 12 माइनस y बराबर के 0। तो हो जाएगा आपका 12 और प्लस y उधर जाएगा और माइनस y उधर जाएगा तो प्लस के y, मतलब y बराबर क्या आ गया यहाँ पे 12। तो x बराबर 5 और y बराबर 12 आ गया। हमसे पूछा था कि भिन्न क्या होगी, तो लिखेंगे अतः भिन्न। तो भिन्न क्या होगी? भिन्न को हमने क्या माना था शुरू में? तो भिन्न को हमने माना था x बटे y माना था। तो x का वैल्यू आ गया कितना आपका 5 और y का वैल्यू कितना आ गया 12। अतः वो भिन्न क्या है 5 बटे 12 है। तो देखिए इस प्रकार इसको हल करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर पहला जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा देता हूँ एक बार और नोट कर लीजिए। यही प्रश्न था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। है प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। या तो आप लोग 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या दे दे, या तो सिंपल दे देता है कि कड़ी में 5 सिद्ध कीजिए, कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए, कड़ी में 7 सिद्ध कीजिए। तो ये तो सिंपल वाला होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको अपरिमेय दे दी, देखिए 2 प्लस कड़ी में 3, 5 प्लस कड़ी में 7, 2 माइनस कड़ी में 3, ऐसे पूछता है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। बहुत सारा प्रश्न में लेकर आए हूं, जाके देख सकते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला प्रश्न लगाते हैं और आसानी से मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से मैं पहला प्रश्न लगाता हूं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न कैसे आप इसको लगाओगे, बहुत सिंपल मेथड होता है इसका। तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसे दे दे तो आप इसका हमेशा विरोधाभास मानो, अपरिमेय है तो आप इसको परिमेय मानो। तो लिखोगे यहां पे कि माना 2 प्लस कड़ी में 3, माना 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा माना जाता है, ठीक है। वो आपको अपरिमेय दिया ना, आप इसको पहले परिमेय मानो। तो माना 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने, ठीक है। जब आपने 2 प्लस कड़ी में 3 को आपने परिमेय संख्या मान लिया तो इसको बराबर कर दो। तो लिखोगे कि माना 2 प्लस कड़ी में 3 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। तो p बटे q के बराबर कर दो, क्योंकि आपने परिमेय संख्या मान लिया है इसको। और यहाँ पे लिख दो परिमेय संख्या के कुछ गुण चलते हैं, जैसे जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, सबको मालूम है q 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। और p व q जो होते हैं वह सअभाज्य हैं। सअभाज्य मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, ठीक है। p और q का अगर एचसीएफ आप निकालोगे तो वहां पे 1 आना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होती है। इतना हमने मान लिया। इसके बाद देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए कि 2 प्लस कड़ी में 3, 2 माइनस कड़ी में 5, तो कोशिश ये करो कि कड़ी को एक साइड रोक लो, बाकी सबको उस साइड भेज दो। तो हम क्या करेंगे कि कड़ी को रोक देंगे इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कड़ी 3 इधर ही रोक देते हैं, और ये हो जाएगा p बटे के q, और ये जो 2 है ना, 2 को उधर भेज देंगे, 2 आपको माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे कुछ नहीं, तो नीचे आप 1 मान लो। इसके बाद एलसीएम ले लो, तो ये तो कड़ी में 3 आपका ऐसा ही रहने वाला है। और यहाँ पे एलसीएम आपका हो जाएगा q, q से q कैंसिल, बच जाएगा ऊपर p माइनस 1 का भाग q में देंगे तो q बार जाएगा, q को गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2q आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आया है आप लोगों को, इसको आप कोष्टक में अच्छे तरीके से इस तरफ पैक कर दो और इसका नाम रख दो कि ये आपका समीकरण नंबर पहला है, ठीक है। इसके बाद देखिए सबको मालूम है कि चूंकि हम जानते हैं कि जो ऊपर यह p है और नीचे आपका q है, पूरा तो p ही तो है और नीचे आपका q है। तो चूंकि हम जानते हैं कि p व q पूर्णांक है,
क्योंकि परिमेय संख्या में जो p और q होता है वो पूर्णांक होता है। तो वही चीज मैं लिखा हूं यहाँ पे कि p व q पूर्णांक है, हम चूंकि जानते हैं कि p और q क्या है, पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक है, इसलिए इसलिए p माइनस 2q भी पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। लिखेंगे इसलिए p माइनस 2q भी पूर्णांक होगा, 2q भी पूर्णांक होगा। ठीक है, इसको भी हमने पूर्णांक मान लिया। तो देखिए p व q पूर्णांक है, p माइनस 2q भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो मैं परिमेय संख्या बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो लिखेंगे इसलिए p माइनस 2q बटे में यहां पे हो जाएगा q, एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर आगे लिखोगे आप कि परंतु समीकरण एक से, लिखोगे यहां पे कि परंतु समीकरण एक से, देखिए बहुत छोटा है, ज्यादा भारी नहीं है। परंतु समीकरण एक से आप यह देख पा रहे हो कि अभी हमने आगे पहले ही सिद्ध कर लिया है कि कड़ी में तीन किसको बोलते हैं, अपरिमेय को बोलते हैं। आगे हम जानते हैं कि कड़ी में तीन अपरिमेय है, और अपरिमेय के बराबर आपको p माइनस क्यू बटे क्यू दिया था, ये भी आप लोगों का क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो लिखोगे परंतु समीकरण एक से कड़ी में तीन बराबर p माइनस के 2q और बटे के q, जो कि जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्या लिखोगे, अगली लाइन, अतः, लिखोगे यहां पे अतः हमारे पूर्व कथन, अतः हमारे पूर्व कथन, अतः हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। देखिए इस सवाल का लगाने का मेथड यही है। ठीक है, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं सेम इसी प्रकार ही आपको लगाना है। विरोधाभास है, विरोधाभास मतलब उल्टा है। हमने इसको परिमेय माना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपरिमेय। तो हमारे पूर्व पहले कथन का विरोधाभासी तो है, उल्टा तो है। ठीक है, अतः फिर नीचे लिखोगे अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी पूर्व कल्पना, ऐसे लिखो, अतः हमारी पूर्व कल्पना, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। पूर्व कल्पना गलत मतलब पहले हम इसको परिमेय माने थे, लेकिन अब इसको अपरिमेय मान रहे हैं, मतलब हमारी पूर्व पहले वाली जो कल्पना थी परिमेय वाली वो गलत हो गई। ठीक है, अतः अब आपका आंसर आ गया, बस लास्ट में आप लिख दोगे अतः 2 + 3, अतः 2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिंपल, देखिए कितना आसानी से हल हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसका लगाने का तरीका यही है, बस इसका तरीका जान लीजिए और अंक चेंज कर देगा। तो बस आप ये कोशिश कीजिए कि कड़ी वाले संख्या को एक साइड रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। बाकी रूल यही होता है। ठीक है, सिंपल वे में आप लोगों को बताया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये तो पहला प्रश्न था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखिए। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है यह प्रश्न, कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, कैसे आप लगाओगे वो देखिए। तो यहाँ पे हमको बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो हमको मालूम नहीं है, तो संख्या को हम मान लेंगे। तो ये दूसरा का हल मान रहे हैं। तो माना लिखेंगे कि माना पहली संख्या, अब दो संख्या दिया है तब मानना ही पड़ेगा ना, हमको मालूम नहीं है तो लिखेंगे कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा
दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। दूसरी संख्या y है। देखिए आराम से पढ़िए, मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, सिंपल हमने मान लिया। बोला है उसमें कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब आगे बोला है यहाँ पे कि जो एक संख्या है, एक संख्या जो है वह 3 गुनी है दूसरी संख्या की। तो जैसे बोला हमसे वैसे ही डायग्राम बना रहे हैं। हमको बोला है कि एक संख्या जो है वह 3 गुनी है दूसरी संख्या की। एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या को x बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या को हमने y माना है। तो यहाँ से एक समीकरण तो आपको ऐसे ही प्राप्त हो गया, x बराबर के 3y, ठीक है। ये आप लोग समीकरण पहला मान लो इसे। ये हो गया आप लोगों का समीकरण नंबर पहला। इसके बाद क्या करोगे, अब बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बिल्कुल आ गया, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ज्ञात करना है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि एक चीज शुरू में ही बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 मतलब कि अगर पहली संख्या x है और इसमें से दूसरी संख्या y घटा दूं तो इनका अंतर आ जाएगा आपका 26, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये अब तो कथन में ही दिया था, तो इसे आप समीकरण दूसरा मान लो, समीकरण दूसरा मान लो। अब कितना इजी वे से लग जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समीकरण पहला का मान समीकरण दूसरा में रख दो, तो यहाँ पे लिखोगे इस समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पे तो रख दो, x बराबर 3y है, तो देखो पहले x आ गया यहाँ, तो x की जगह हम लोग लिखेंगे 3y और माइनस के यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 3y में से एक y चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2y, 2y बराबर बच जाएगा यहाँ पे 26। यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, तो y बराबर आ जाएगा 26, दो भाग गुणा में इधर आएगा तो कहाँ चल जाएगा, भाग में। आप कटा दो इसको, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13। अब क्या करोगे, y बराबर यहाँ पे आपको 13 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे कोष्टक में कर देते हैं ताकि एग्जामिनर समझ जाए। y बराबर 13। अब y का मान किसी भी समीकरण में आप रख दो, पहला में रख दो तुरंत निकल जाएगा, दूसरा में रख दोगे तभी आ जाएगा, तो हम पहला में रख देते हैं। तो लिखेंगे y बराबर 13 का मान, y बराबर 13 का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर, और समीकरण पहला है क्या, समीकरण पहला है आपका x बराबर के 3y है। तो यहाँ पे y का वैल्यू रख दो, तो x बराबर हो जाएगा 3 और प्लस y की वैल्यू कितना है 13। तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो x बराबर 13 3 39। तो दूसरी संख्या भी हमको प्राप्त हो गई, कितना, x बराबर 39, ठीक है। अब हमको दोनों संख्या पूछा था कि दोनों संख्या क्या होगा, तो नीचे खूब आराम से आप लिख दीजिएगा कि पहली संख्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या को हमने x माना था, तो पहली संख्या x बराबर कितना गया 39 आ गया। और दूसरी संख्या भी हमसे पूछा था, तो लिखेंगे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, y माना था। दूसरी संख्या को y माना था, तो y की वैल्यू भी आया है हमारे पास 13। देखिए एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है कि नहीं, तो देखिए x वाली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, बिल्कुल हमारा आंसर जो है, बिल्कुल हम लोगों का आंसर सही आया है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आप आसानी से कर पाओगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा दूसरा प्रश्न भी, ठीक है। हमने बहुत आराम आराम से बता रहा हूं ताकि आपको हर एक वर्ड समझ में आए, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम के लायक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अभी मार्क लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, मैं आसानी से इस प्रश्न को भी आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा दो संख्याओं से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होगा, एक दाई का अंक होगा। हमको मालूम है नहीं तो मानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना
दहाई का अंक, माना दहाई का अंक, तो दहाई के अंक को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे यक्स, ठीक है। और इकाई का अंक तथा, यहाँ पे लिखेंगे कि तथा इकाई का अंक, अब इकाई का अंक भी मालूम नहीं तो उसको भी मानना पड़ेगा, तथा इकाई का जो अंक होगा उसको हम y मान लेते हैं, सिंपल, इकाई का अंक y है, ठीक है। अब इन दो अंकों से हम लोग संख्या बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः दो अंकों की संख्या, अतः दो अंकों की संख्या, तो देखिए दो अंकों की संख्या कैसे बनता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जब भी आपको इकाई का अंक मालूम हो और दहाई का अंक मालूम हो और उससे आपको संख्या बनाना है, तो दहाई में 10 का गुणा होता है और इकाई में 1 का गुणा होता है। तो दहाई हमारे पास क्या है यहाँ पे यक्स, तो यक्स में आप लोगों का 10 का गुणा होगा और प्लस इकाई आपके पास है वाई, और वाई में हमेशा 1 का गुणा होता है, ठीक है। इसके बाद जोड़ कर गुणा करके जोड़ देते हैं, संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे 10 गुणा एक्स में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 एक्स, और प्लस वाई गुणा एक्स में करोगे तो वाई, ये आपको संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पुस्तक में कर देता हूँ, ये आप लोगों का संख्या प्राप्त हो गया, दो अंकों की यह संख्या है। दो अंक हमने माना था, दहाई का अंक यक्स और इकाई का अंक वाई, और उससे बनने वाली संख्या आपका यह है 10 एक्स प्लस वाई, क्योंकि दहाई में 10 को गुणा करते हैं, इकाई में 1 को गुणा करके जोड़ देते हैं, वही आपकी संख्या बन जाती है। इतना तो सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो गया। फिर बोला है कि अंकों के जो अंक है बदलने पर, अंक बदल दिए जाएंगे तो संख्या क्या बनेगा, तो लिखेंगे अंक बदलने पर, अंक बदलने पर, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, तो देखिए अगर अंक बदल देंगे तो संख्या क्या होगा, तो अंक बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, तो अंक बदलने का मतलब कि दहाई को अब हम y मानेंगे, इकाई को हम x मानेंगे, तो अब हम 10 का गुणा किस में करेंगे, x में कर देंगे, ठीक है, अरे y में, क्योंकि अंक बदल दिया गया ना। तो अब 10 का गुणा किस में कर देंगे, y में कर देंगे, और प्लस 1 का गुणा हम लोग x में कर देंगे, क्योंकि अंक को हमने पलट दिए हैं, अंक को हम पलट दिए हैं, तो उससे संख्या बन जाएगा आपका 10y और प्लस के बन जाएगा x। तो यह देखिए अंकों को पलटने पर यह संख्या प्राप्त हो गई, ये वाली संख्या जो प्राप्त हुई है वो अंकों को पलटने पर बनी है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नानुसार, अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के अनुसार इसको करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है, तो प्रश्न यहाँ पे बोला था, एक बार मैं और ध्यान से पढ़ता हूं कि दो अंकों से बनी संख्या, दो अंकों से बनी किसी संख्या को अंकों का योग 9 है। अब अंकों का योग 9 है, मतलब अंक हमने माना है x और y, इसका योग जो है वो 9 है, तो एक समीकरण तो यहीं से बन गया आपका कि अंकों का योग मतलब x प्लस वाई अगर जोड़ेंगे तो वो 9 आएगा, ये आपका समीकरण नंबर तो पहला प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या को अगर अंकों को उलट दिया जाए तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या जो है वह मूल संख्या यह से 27 अधिक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या आपके पास है 10y और प्लस x, और मूल संख्या आपके पास है 10x प्लस वाई, इससे 27 अधिक है तो इसमें 27 जोड़ देंगे, इसके बाद बराबर कर देंगे। यही तो बोला है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, सिंपल हमने 27 अधिक कर दिया उसमें। अब यहां से हल कर देते हैं सिंपल, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा x और प्लस 10x इधर आएगा तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 10x, प्लस के इधर आपका 10y बचा ही है, या प्लस y इधर आएगा तो माइनस के y हो जाएगा, और बराबर में इधर सिर्फ बच जाएगा आप लोगों का 27, क्या बच जाएगा 27। अब यहां से अगर मैं माइनस करूं तो हो जाएगा माइनस के 9x, और प्लस के यहां से अगर माइनस करूं तो हो जाएगा 9y, और बराबर के हो जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है। अगर यहां से मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो 9 कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या है यहाँ पे माइनस के x और प्लस के y, बराबर इधर बच जाएगा आप लोगों का 27, ठीक है। तो 9 से कटा दीजिए तो 9 3 27, 3 बार में कट गया,
तो बच जाएगा माइनस के एक्स और प्लस के वाई बराबर यहाँ पे बच गया 3। और इसे आप समीकरण नंबर 2 नाम दोगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे समीकरण पहला देखो और समीकरण दूसरा देखो। समीकरण पहला और समीकरण 2 को जोड़ने पर काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ पे माइनस एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण एक व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है भैया, x प्लस वाई बराबर 9 है, और समीकरण 2 हमारे पास है माइनस के x और प्लस वाई बराबर 3 है। जोड़ देते हैं, जोड़ने पे क्या हो जाएगा कि प्लस के x और माइनस के x कैंसिल हो जाएगा, और वाई वाई मिलकर हो जाएगा यहाँ पे 2y बराबर 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल y बराबर क्या हो जाएगा 12/2। अगर यहाँ से कटा देता हूं तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिए y बराबर 6 आ गया, इसको हम लोग अच्छे से कोष्टक में घेर देंगे क्योंकि y का वैल्यू मालूम हो गया। अब इस y का मान किसी भी आप समीकरण में रख दो, आपको आंसर मालूम चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक में ही रख दो, तुरंत आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखोगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखोगे तभी आ जाएगा। ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं भैया। एक क्या हमारे पास है, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9 था, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, वाई की जगह हम पे रखेंगे 6 बराबर हो जाएगा या 9, तो हो जाएगा x बराबर के 9, अब प्लस के 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6, तो हो जाएगा आपका x बराबर 9 में से 6 जाएगा तो 3। तो x का वैल्यू भी आ गया, अब लोगों के पास 3 आ गया। तो देखो x बराबर 3 आ गया, y बराबर 6 आ गया। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि संख्या बताइए, तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिखेंगे अभीष्ट संख्या जो हमें प्राप्त है, जो हमसे पूछा है कि संख्या बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट संख्या। ठीक है। और अभीष्ट संख्या हमने क्या माना था, 10x प्लस वाई, मूल संख्या तो यही था ना, तो यहाँ पे रख लेंगे, तो हो जाएगा 10 गुणे x, x का वैल्यू कितना आया है 3 और प्लस वाई का वैल्यू 6, तो 10 30 और 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, अतः वह संख्या जो होगा मूल संख्या हो जाएगा 36। ठीक है। यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया है इस क्वेश्चन में, एक एक पॉइंट, एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको हटाते हैं, इस प्रश्न को जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि हमने बहुत सरल शब्दों में अच्छे तरीके से समझाया है कि ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को कि पेपर में एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है इस बार। इस बार तो हम लोग एकदम 95 एकदम ला के ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमसे भिन्न पूछा है, अब भिन्न हमको मालूम है नहीं। ठीक है। वही भिन्न हमको ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसका भी सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हल कर रहा हूं। तो हमको भिन्न पूछा है, भिन्न मालूम नहीं है, तो मान लेंगे कि माना भिन्न। अब भिन्न क्या होता है, जिसे हम x/y के रूप में लिखते हैं बस। तो माना भिन्न x/y है, क्योंकि भिन्न को हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। माना भिन्न x/y है, जहां यहाँ पे एक चीज लिख देना आप लोग कि जहां अंश बराबर x और तथा हर बराबर y है, तथा हर बराबर y है। बस सिंपल। माना भिन्न x/y है जहां अंश x है और हर y है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार आप प्रश्न को पढ़ते जाओ और यहाँ पे समीकरण बनाते जाओ, तुरंत आप लोगों का यह हल हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार अब प्रश्न पढ़ो। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो हमारे पास भिन्न तो x/y है, x/y। अब इस x/y में अंश कौन है भैया, तो अंश हमारे पास x है, और x में से कह रहा है कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाए, तो x में से हम लोग 1 घटा देते हैं। तो 1 घटाएंगे
तो यह भिन्न जो है वह 1/3 हो जाती है। यह भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब अंश में से एक घटाते हैं तो, वही बोला है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि और यह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब भिन्न आपका वही रहेगा, x/y ही रहेगा, लेकिन इस बार हर में, हर मतलब y, हर में 8 जोड़ेगा और हर में 8 जोड़ने पर वह भिन्न हो जाती है 1/4। तो इसके बराबर कर देंगे, 1/4 हो जाती है। बस अब दो समीकरण यहां से मिल जाएगा, सिंपल हल कर लो। तो यहाँ पे करोगे तो 3 को गुणा x में करोगे तो ये हो जाएगा 3x, और -3 को गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 3, बराबर y को गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा y। तो यहां से हो जाएगा आपका 3x, प्लस के y इधर आएगा तो माइनस के y, बराबर -3 उधर जाएगा तो प्लस के 3। अब यहाँ पे देखो इस समीकरण नंबर पहला मिल गया तुरंत आप लोगों को। ठीक है, इसी के बाद इसको हल कर दो, 4 को गुणा x में करोगे तो हो जाएगा 4x, बराबर 1 को गुणा y + 8 में करोगे तो भैया y + 8 ही आने वाला है इसमें। तो यहां से हो जाएगा आप लोगों का 4x और प्लस y इधर आएगा तो माइनस के y, और बराबर के यहाँ बच जाएगा 8। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लो, सिंपल। अब यहां से आराम से हल कर लो, यह आपका -y है, यह भी आपका -y है। जब दोनों चिन्ह समान हो हमेशा घटाते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो घटा देंगे। समीकरण 1 क्या हमारे पास 3x - y बराबर के 3 है। समीकरण 2 क्या हमारे पास 4x और माइनस के y बराबर के 8 है। यहां से घटा देंगे। देखिए बस अंतर ये होता है कि घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है। ये जो नीचे वाला समीकरण होता है उसका चिन्ह चेंज, जैसे प्लस है तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, यह प्लस है तो माइनस में। एक चीज नोटिस करो, तो यह -y से यह +y कैंसिल, क्योंकि अब जो नया चिन्ह बनता है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो ये -y और यह +y कैंसिल। चलिए ये देखिए प्लस के 3x और माइनस के 4x, तो प्लस के 3x माइनस के 4x बचेगा आपका माइनस के x, बराबर इसी तरह यहाँ पे प्लस के 3 माइनस के 8 बचेगा माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया आपका 5। तो एक वैल्यू तो यहां ही मिल गया, x बराबर 5 मिल गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या तो 2 में रख दो या तो 1 में रख दो। तो चलिए रख देते हैं 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं भैया। समीकरण 1 क्या हमारे पास 3x माइनस 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 y बराबर के 3, ये आप लोगों का है। तो हो जाएगा 3 गुणे x, x के जहां रखेंगे 5 माइनस y बराबर के 3, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस y बराबर के 3, तो हो जाएगा 15 और प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस के 3, बराबर माइनस y उधर जाएगा तो प्लस के y। तो 15 में से 3 जाएगा भैया तो 12 बराबर y, तो इसको सही से लिखोगे तो हो जाएगा y बराबर के 12। तो x बराबर के 5 और y बराबर के आगे आपका 12। हमसे पूछा कि वो भिन्न बताइए, हमसे भिन्न ही तो पूछा है। तो यहाँ पे जो भिन्न लास्ट में आएगा, भिन्न को हमने x बटा y माना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 12, मतलब अतः वह भिन्न कितना है तो 5/12 है। यह हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पांचवा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यह प्रश्न कोई नहीं रोक सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, 2022 का, 2020 का, 2000 किसी का भी उठा के देख लीजिए, लास्ट में आपको यह प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। प्रश्न फिक्स होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विश्वास मेरे पे नहीं हो रहा तो आप कोई सा भी पेपर उठाकर लास्ट में 6 नंबर वाले प्रश्न जाकर देख लेना, यहां से प्रश्न बनना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए बोला है कि रैखिक समीकरण जो युग्म है, मतलब युग्म में बदलकर इसको हल करना है। आपको यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, एक आपको 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया है, और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया है। अब इसको हल करना है, तो इसका भी तरीका बहुत सिंपल होता है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझोगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा।
तो चलो सबसे पहले हम लोग समीकरण उतार देते हैं। जैसे पहला दिया है 1/2x, ये हम लोग पांचवा प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं पांचवा लिख देता हूं। तो 1/2x और प्लस 1/3y बराबर 2, ये आप लोगों का तो पहला समीकरण दिया है। दूसरा इस साइड लिख देते हैं 1/3x और प्लस 1/2y बराबर ये हो जाएगा 13/6। अब मैं इसको हटा देता हूं, इस प्रश्न को हटा देता हूं, बस यहाँ पे इसको हल करते हैं, ठीक है। अब दो समीकरण मिल गया, अब इसको हल करना है हमें। कैसे हल करेंगे देखिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। आपको दिया है 1/2x, तो 1/2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 और गुणे 1/x, एक एक की बटे में लिख सकता हूं 1/2 गुणे 1/x। गुणा करोगे तो आपका यही बनने वाला है। देखिए, एक का गुणा एक में करोगे तो 1, 2 को गुणा x में करोगे तो 2x, वो यही बनेगा। बिल्कुल सही, इतना कर सकते हो। इसी तरह 1/3y है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये तो 1/3 और गुणे 1/y लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है, आराम से लिख सकता हूं। इसी तरह इसको भी लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 और गुणे में हो जाएगा 1/x। सबको एक एक बटे लिख देना है क्योंकि ऊपर एक ही है। प्लस 1/2y, 1/2y को हम लोग अब देखिए यहाँ पे बराबर में 2 है तो यहाँ पे बराबर में 2, इसको लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/2 और गुणे हो जाएगा 1/y और बराबर 13/, कितना है 6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो आप लोग लिख ही दोगे। अब करना क्या है कि देखिए यहाँ पे 1/x आ रहा है और यहाँ पे भी 1/x आ रहा है, यहाँ पे 1/y आ रहा है और यहाँ पे भी 1/y है। इसी को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना 1/x को हम मान लेते हैं a, ये हो गया समीकरण नंबर पहला। तथा तथा 1 जो y आ रहा है, तो 1/y को हम मान लेते हैं b, ये समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 का मान उसमें रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 1/x, 1/x को हमने क्या माना है a, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा a, प्लस 1/3 गुणे y, देखो 1/y, 1/y को हमने b माना है तो इसलिए यहाँ पे b लिखेंगे। अब बराबर के हो जाएगा 2, इसी तरह उसमें भी रख दो, तो ये हो जाएगा 1/3 और 1/x का वैल्यू हमने a माना है तो ये हो जाएगा a, प्लस 1/2 और 1/y का वैल्यू हमने क्या माना है b, तो यहाँ पे हो जाएगा b, बराबर हो जाएगा 13/6। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का a/2 और प्लस ये हो जाएगा b का गुणा एक में करोगे तो b/3 बराबर के 2। इसे हल करोगे तो हो जाएगा a/3 b/2 बराबर 13/6। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिंपल एलसीएम ले लो, यहां से एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो जाएगा 6, 2 का भाग दोगे 6 में तो 2 तिहाई 6 और 3 को गुणा में करोगे तो हो जाएगा 3a, बीच में प्लस उतार दो, 3 दूनी के 6, 2 को गुणा b में करोगे तो हो जाएगा 2b और बराबर के हो जाएगा 2। इधर भी एलसीएम ले लो, इधर भी एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 ही आता है, तो हो जाएगा 3 दूनी के 6, 2 को गुणा में करोगे तो हो जाएगा 2a, प्लस 2 तिहाई 6, 3 को गुणा b में करोगे तो हो जाएगा 3b, बराबर हो जाएगा 13/6, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, तो हो जाएगा 3a प्लस के 2b, यह भाग में तो उधर जाएगा तो गुणा में तो 6 दूनी के 12, तो आ गया आपका 12, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर मान लो तीसरा, ठीक है। दूसरा तो मान लिए थे, दूसरा के बाद तीसरा ही तो आएगा। इसे करोगे तो देखो ये तो डायरेक्ट 6 से 6 कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर में है, बच जाएगा आपका 2a प्लस के 3b बराबर के 13, और इसे मान लो समीकरण नंबर आप चौथा, ये हो गया समीकरण नंबर चौथा, ठीक है। अब करना क्या है कि आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण आ गया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को लगाने की 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। अब आपकी मर्जी कौन सा विधि लगाते हो, तो यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से मतलब ये होता है कि इससे कोई एक वैल्यू निकाल कर इसमें पुटअप कर दो बस। तो चलिए इससे कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से
समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा यहाँ पे, तो समीकरण 3 से हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a किधर ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा बराबर 12 और प्लस के 2 भी उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 2b। ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस के 2b, और 3 गुणा में तो 3 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 5वां, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 5वां। अब समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। ठीक है, तो ये लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को, लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 5 का मान, देखिए ये आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रख देते हैं तो हो जाएगा आपका 2 गुणे ए आ गया ना, तो एक जगह पर पूरा रखेंगे तो हो जाएगा आपका 12 माइनस के 2b और बटे में 3 और प्लस के हो जाएगा 3b और बराबर में हो जाएगा यह 13। अब इसे हल करेंगे तो कैसे हल होगा इसे देखो, तो आगे करेंगे इसको हल, तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 12 दूनी के 24 और माइनस 2 दूनी के 4b और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और ये प्लस के 3b और बराबर के यहाँ पे 13। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है तो नीचे एक मान लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल तो ऊपर तो आपका सेम बच जाएगा 24 माइनस के 4b और प्लस एक का भाग 3 में देखो तो 3 और 3 को गुणा 3b में करोगे तो 3 तिहाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और माइनस के 4b और प्लस के 9b, हो जाएगा आपका प्लस के 5b, घट जाएगा ना, और बराबर ये 3 भाग में गुणा कर दोगे तो 13 यहाँ 39 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 5b को इधर रख देता हूं तो ये हो जाएगा 39 और प्लस 24 उधर जाएगा तो माइनस के 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b बराबर 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 15 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर b का वैल्यू निकालू तो b बराबर क्या आ जाएगा 15 बटे के 5, कैंसिल कर दो तो b बराबर आ जाएगा 5 तिहाई 15। तो देखो b बराबर आ गया यहाँ पे 3। अब b बराबर 3 का मान समीकरण 5 में रख दो ताकि a का वैल्यू निकल जाए। इस b का वैल्यू है जो, वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को, b का वैल्यू जो आ गया वो समीकरण 5 में रखो ताकि a का वैल्यू निकल जाए। अब उसके नीचे यहाँ पे लिखोगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 5 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 5 क्या है, a बराबर 12 माइनस 2 गुणे b आ गया ना, तो b की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 3, क्योंकि b का वैल्यू 3 आया है और बटे में आपका 3 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा a बराबर 12 माइनस 3 दूनी के 6 और बटे में 3। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 12 में से 6 का तो 6 और बटे में 3 काट दो तो a बराबर हो जाएगा 3 दूनी के 6, तो a बराबर 2 आ गया। तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर 3 आ गया। अब लास्ट में एक काम करना बच गया है कि अब इस a और b का जो मान आया है उसको उठाकर हम लोग रख देंगे यहाँ पे समीकरण पहला और समीकरण दूसरा में। तो अब एक नया पेज लेता हूं, यहाँ पे लिखूंगा कि a तथा b का मान, जो लास्ट में a तथा b आया है तो वही लिखेंगे a तथा b का मान, क्योंकि हमें वैल्यू तो एक्स वाई की चाहिए ना, तो a तथा b का मान समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में रखने पर, तथा समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो चलो रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका 1 बटे के x बराबर a। तो a का वैल्यू कितना आया है थोड़ा देख लिया जाए, a का वैल्यू 2 आया है, a का वैल्यू 2 आया है तो a की जगह 2 रख देंगे। इधर हो जाएगा आपका 1 बटे के y बराबर b और b का वैल्यू शायद 3 आया था तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो आप 1 मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का x का गुणा 2 में करोगे तो हो जाएगा 2x बराबर 1 का गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा 1।
और यहाँ से x का वैल्यू निकालूं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह y को गुणा 3 में करोगे तो हो जाएगा 3y बराबर 1 को गुणा 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 1/3। और हमसे एक्स वाई का वैल्यू ही पूछा है, तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे निकल गया कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। और यह होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ। यह आपको तो एग्जाम देखिए ये प्रश्न भी हो गया, 5वां प्रश्न भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 त्रिकोणमिति से लिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 और 7 दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही, हर साल एग्जाम में प्रश्न दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों में आप लोगों को बताने वाला हूं। प्रश्न नंबर 6 यह है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए माइनस ए प्लस बी बराबर 1/2, और कह रहा है कि जो ए प्लस बी का वैल्यू आएगा वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, 90 अंश से छोटा होना चाहिए, या तो 90 अंश भी आ जाए तो चल जाएगा, कामयाब बराबर लगा है। और कह रहा है कि ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए और ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे लगाओगे इसका भी मेथड बहुत सिंपल है। तो इसको मैं हटाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं कि यह मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में 2 चीज दिया था, उसको पहले मैं नोट करूंगा। दिया था यहाँ पे कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर हमको दिया है 1/2, और एक आपको इधर कॉस में दिया है कि कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। ठीक है, और निकालना है हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल मेथड इसका। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो चीज लिखा होगा जैसे साइन, तो साइन के ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि साइन कितना अंश का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखिए साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइन 30 अंश, क्योंकि साइन 30 अंश का वैल्यू ही 1/2 होता है। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा कि साइन से यह साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बच गया यहाँ पे ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लो। इसी तरह यहां पे पहुंचो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस में, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे ध्यान दो कि कॉस कितना अंश का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को कॉस 30 अंश का, कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2 नहीं, कॉस 60 अंश का होता है। यहाँ पे कॉस 60 अंश लिखिए, क्योंकि कॉस 60 अंश का वैल्यू ही 1/2 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए प्लस बी बराबर 60 अंश, और इसे ही आप समीकरण नंबर क्या मान लोगे, दूसरा मान लोगे। अब यह माइनस बी प्लस बी चिन्ह दोनों अलग अलग जोड़ने पे काम बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर के 30 अंश, और ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर के 60 अंश। जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, ए मिलके हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90। तो यहां से एक वैल्यू निकल जाएगा आराम से, a बराबर आ जाएगा आपका 90/2 और कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 45। तो a बराबर तो आ गया आप लोगों का 45, यहाँ पे मार्क कर देता हूं। अब a का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, तो हम a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है a प्लस बी बराबर के 60 अंश, इसी में रख दो। तो a की जगह हम रख देंगे 45 अंश और प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। यहां से b का वैल्यू निकाल देंगे, बिल्कुल b बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश, प्लस 45 उधर जाएगा तो माइनस के 45, b बराबर के 15 अंश। तो a बराबर के 45 अंश और b बराबर के 15 अंश आ गया। देखिए क्वेश्चन में हमको यही बोला था, और उसमें जो जो चीज बोला था सब यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा। कैसे मैं दिखाता हूँ, तो मैं ऊपर कर दूं थोड़ा दिखने लगे। ए और बी का वैल्यू मालूम आ गया। देखिए हमको बोला क्या था, यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए जो कि 0 से बड़ा 90 से छोटा होना चाहिए। तो ए प्लस बी का वैल्यू अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर दें तो ए बराबर 45 और बी बराबर 15,
जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश। तो देखिए 60 अंश आया है, तो 0 से बड़ा भी है 90 से छोटा भी है। और कह रहा था कि ए जो है बी से बड़ा है, तो देख लीजिए ए जो है बी से बड़ा ही है, क्योंकि ए आपका 45 अंश है और बी आपका 15 अंश है। मतलब जो भी चीज हमको दिया है सब यहाँ पे फॉलो हो रहा है, पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखिए यह प्रश्न नंबर में बताया हूँ 7वां, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रश्न आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ, इसके बाद इसको हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न देखिए क्या है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कभी कभी यहाँ पे 3a दे देगा, कभी कभी यहाँ पे 4a दे देता है, कभी कभी आपको 2a देगा। अगर 4a करेगा तो यहाँ पे भी 4a कर देगा, 2a करेगा तो यहाँ पे भी 2a कर देगा। ठीक है, तो हालांकि एक अगर आपको मालूम चल जाता है तो इसी बेस पे सब क्वेश्चन कर डालोगे आप। तो चलो देखते हैं इसको, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 पे लगा देते हैं ट्रिक। क्या दिया था यहाँ पे, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश, इसी को उतार देंगे। दिया है हमें कि साइन 3a और बराबर कॉस a माइनस के 26 अंश, और बोला है कि जहां 3a जो है एक न्यून कोण है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको, बहुत सिंपल इसका तरीका होता है हल करने का। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये आपका साइन 3 है, एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस के थीटा। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस माइनस 90 को थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा, ये तो जानते ही आप लोग। तो साइन थीटा को मैं लिख दूंगा कॉस 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का साइन 3a है। ठीक है, तो साइन 3a को क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, कॉस 90 माइनस के 3a, बिल्कुल लिख दूंगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 3a बराबर साइन 3, बिल्कुल सही है। तो कॉस 90 माइनस 3a लिख दूंगा मैं, और इधर आपका हो जाएगा कॉस a माइनस के 26 अंश। ठीक है, यहां से कॉस कैंसिल, अब बच जाएगा आप लोगों का 90 माइनस के 3a बराबर a माइनस के 26 अंश। तो यहां से आराम से कैलकुलेट हो जाएगा कि 90 माइनस 26 अंश इधर आएगा तो प्लस के 26 अंश बराबर इधर a, और माइनस 3a उधर जाएगा तो प्लस के 3a। तो हो जाएगा यहाँ पे 6 और 9 2 11 116 अंश बराबर 3 और a 4a। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा, 116 बटे के 4 कटा दो, तो a बराबर आ जाएगा 4 दूनी के 8 और 36, 4 9 36। तो a बराबर कितना आ गया, 29 अंश। यही a का वैल्यू पूछा था, तो देखो आ गया। तो इतना आसान होता है इसको लगाना मेरे प्यारे विद्यार्थी, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और सब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सिर्फ प्रैक्टिस से। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ये आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8वां क्या बोला है यहाँ पे कि क्या बिंदु 3, 2 और -2, और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। 3 बिंदु दिया, इन तीनों बिंदुओं से पूछ रहा है कि क्या त्रिभुज बनाएंगे, अगर त्रिभुज बनाएंगे तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा ये बताइए। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा हम त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय का है, समय लगेगा लेकिन अन्यथा समझ में आ जाएगा पूरा, एग्जाम में आते हैं प्रश्न। ठीक है, इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं बी और इसको मैं मान लेता हूँ सी। तो ए का निर्देशांक आपको जैसा कि देख पा रहे हो कि दिया हुआ है कितना, इसको ए मान लो जो कि है 3, 2, और एक को बी मान लो, बी मान लेंगे तो हो जाएगा आपका -2, -3। इसको अगर सी मान लेते हैं तो हो जाएगा आप लोगों का 2, 3। ठीक है, इसके बाद करने क्या है हम लोगों को, अब मैं पेन से हल करता हूं इसको। 3 बिंदु हमने मान लिया, जैसा कि आपने देखा एक को हमने ए मान लिया जो कि दिया है कितना 3, 2, और एक को मान लेते हैं यहाँ पे बी, और जो बी दिया है हमें -2, -3, और एक को हम लोग सी मान लेते हैं जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं सी है 2, 3। ठीक है, तो सिंपल करेंगे क्या, ये तो हो जाएगा आप लोगों का x1 y1। ठीक है, ये वाला कॉलम हो जाएगा आप लोगों का x2, y2, और एक कॉलम हो जाएगा आप लोगों का x3, y3 हो जाएगा। ठीक है, नाम भी हमने रख दिया यहाँ पे। अब सिंपल हम लोग करेंगे क्या, इसको लगाएंगे। अब फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, देखिए
सबसे पहले अगर इसको त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज कब बनता है कि त्रिभुज का पहले तीनों भुजा निकालेंगे कि ये भुजा कितने मीटर का है, ये भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी का है। ठीक है, तो भुजा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी की दूरी निकालेंगे। किसकी? ए बी की। तो यहाँ ए बी की जरूरत पड़ेगी हमें दूरी निकालने की। इसके बाद हम लोग बी सी की दूरी निकालेंगे, तो बी सी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ए सी की दूरी निकालेंगे, ए सी की दूरी। अब तीनों तब दूरी निकल जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप ए बी की दूरी निकालो, ए बी। तो ए बी की दूरी अगर निकालना है आप लोगों को तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि सूत्र होता है यहाँ पे, अभी हमने हाल ही में बताया था अभी आप लोगों को कि x1 माइनस x2 का क्या होता है, होल स्क्वायर, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए x1 हम ए बी की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी? ए बी की, ए और बी की। तो ए बी में देखिए x1 क्या है? 3, तो हो जाएगा 3, माइनस x2 क्या है? तो x2 यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो हो जाएगा +2। ठीक है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस x2 कितना है? तो x2 आप लोगों का क्या है? x2 तो हो गया ना आप लोगों का, ये वाला पोर्शन हो गया x1 माइनस x2। x1 की जगह हमने 3 रखा और x2 की जगह हमने -2 रखा, तो यह ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर हो गया। बीच में आप लगाओगे प्लस y1 कितना है यहाँ पे? 2। ठीक है, माइनस y2 कितना है यहाँ पे? -3, तो -3 यहाँ पे आएगा तो +3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3 2 5, 5 की स्क्वायर करोगे तो 25, प्लस 3 2 5, 5 की स्क्वायर करोगे तो 25। जब इसे लगाओगे तो करड़ी में आ जाएगा आप लोगों का 50। ठीक है, करड़ी में क्या आ जाएगा? 50, यहाँ वैल्यू आ जाएगा लगभग। अगर करड़ी में 50 की बात करें तो लगभग 50 का वैल्यू आता है आप लोगों का 7.07 आता है। ठीक है, लगभग की बात करें तो ये तो अभी हमारा निकला ए बी। अभी तो हम लोग निकाले क्या है? ए बी। अभी तो हम लोग को बी सी निकालना है। ठीक है, तो अब ए बी निकल गया हमारा, यहाँ मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे अब बी सी निकालने जा रहा हूँ। ए बी का काम हो गया। ठीक है, अब बी सी निकालो, तो यहाँ हो जाएगा बी सी बराबर, तो बी सी बराबर भी फार्मूला वही आप लोगों का लगने वाला है। ठीक है, फार्मूला तो आप लोगों का वही लगेगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला तो वही रहने वाला है आप लोगों का। तो हो जाएगा यहाँ पे सिंपल आप लोगों का x1। तो अब BC की बात हो रही है, BC में बस देखिए, BC में x1 क्या है? -2, माइनस y2 कितना है? 2, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और प्लस y1 कितना है? y1 आपका -3, और माइनस y2 कितना है यहाँ पे? 3, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसको तो सिंपल आएगा आप लोगों का -2 -4, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और प्लस -3 -6 का हो जाएगा होल स्क्वायर। इससे अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा आप लोगों का -4 का होल स्क्वायर प्लस 16, और -6 का स्क्वायर प्लस के 36। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि 36 और 16 कितना हुआ? तो 6 6 12 3 1 4 1 5 52, 52 आ जाएगा। अब 52 का लगभग अगर वैल्यू हम बात करें कि लगभग करड़ी में 52 का वैल्यू कितना होता है? लगभग 7.21 होता है। ठीक है, यह 52 का। इसी तरह देखिए ए बी भी हमने निकाल दिया, बी सी भी निकाल दिया, अब बारी आ गई ए सी की। अब ए सी भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ सिंपल निकालते हैं ए सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ बिंदु रख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। यह ए है और ए सी। ए का वैल्यू दिया था यहाँ पे 3, और सी का वैल्यू दिया है यहाँ पे 2, 3 सामने रहेगा तो दिखेगा ना यहाँ पे। अब चलिए, तो यहाँ पे वही फार्मूला फिर लगेगा यहाँ पे आप लोगों का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिंपल लगा दो तो हो जाएगा आप लोगों का x1 माइनस x2। x1 कितना है यहाँ पे? 3, और माइनस x2 यहाँ पे क्या है? 2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 कितना है यहाँ पे? 2, और माइनस y2 क्या है? 3, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो करड़ी में आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 में से -3 गया तो -1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1, और प्लस माइनस का 1 होल स्क्वायर 1। ठीक है, तो 1 1 मिलके क्या हो जाएगा? 2, करड़ी में 2। और सबको मालूम है करड़ी में 2 का जो वैल्यू आता है वो अगर लगभग बात करें तो 1.41 आता है। तो यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू आ गया, ए बी का भी वैल्यू आ गया,
और ए बी के बाद यहाँ पे बी सी का भी वैल्यू आ गया है और ए सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, कितना आया था? तो इसका आया था आप लोगों का करड़ी में 50 और इसका आया था आप लोगों का करड़ी में 52 और इसका आ गया करड़ी में 2। ठीक है, अब वैल्यू भी लगभग हमने लिखा था, करड़ी में 50 का आया था 7.07 और इसका लगभग वैल्यू आया था आप लोगों का 7.21 और इसका भी लगभग वैल्यू कितना आया है 1.41। तीनों भुजा मालूम चल गया। अब तीनों भुजा को देख के हमें बताना कि कौन सा ये त्रिभुज बनेगा। तो जैसा कि सबको यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ बन रहा है आप लोगों का ए बी का होल स्क्वायर और प्लस ए सी का होल स्क्वायर बराबर आपका बनना है बी सी का होल स्क्वायर। देखो, जब ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए बी मतलब करड़ी में 50, इसका अगर होल स्क्वायर करूं, ए सी मतलब करड़ी में 52, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं, इधर आप लोगों को बचेगा ए सी का वैल्यू कितना है 2, सॉरी करड़ी में 2 का होल स्क्वायर अब बराबर बी सी का करड़ी में 52 का होल स्क्वायर। अगर मैं करूं तो देखने को आपको क्या मिलेगा कि करड़ी में 50 का होल स्क्वायर करने पर सिर्फ 50, करड़ी में 2 का स्क्वायर करने पर सिर्फ 2 और बराबर करड़ी में 52 का स्क्वायर करने पर सिर्फ 52। तो 50 2 52 इधर भी आ रहा है, 50 2 52 इधर भी आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय काम कर दिया और जिसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर काम कर दिया तो समझ लिया कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यह है दीर्घवृत्तीय का प्रश्न, इस प्रकार इसको लगाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरह इस क्वेश्चन को लगाते हैं और यहाँ पे आप लोगों तब जाके आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 8वां है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घवृत्तीय प्रश्न, हर साल एग्जाम में आता है यह प्रश्न कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जो -1, 6 है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, ये पूछ रहा है। देखिए, कहने का मतलब ये चीज है कि जैसे एक रेखाखंड है, ये आपका मान लेते हैं ए है और ये आपका क्या है बी है। ए का निर्देशांक आपको दिया है यहाँ पे -3, 10 और बी का जो निर्देशांक है वो आपका 6, -8 है। कह रहा है इस रेखाखंड को एक बिंदु जो है, मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पे सी मान लेता हूँ और ये बिंदु सी का निर्देशांक दिया है -1, 6 और ये बिंदु सी जो है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये पूछ रहा है। तो जब भी अनुपात पूछे कि किस अनुपात में विभाजित करते हैं तो हमेशा आपको केस अनुपात 1 के रूप में मान लेना है। m1 m2 भी मान सकते हो लेकिन के अनुपात 1 मानोगे तो और इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा के अनुपात 1 मान लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद वही पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, निकालेंगे किस सूत्र से, विभाजन सूत्र से निकालेंगे। विभाजन सूत्र, अगर विभाजन सूत्र आपको मालूम है तो अनुपात आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र x, y बराबर होता है, दोनों का अलग अलग निकलता है। जैसे मैं x निकालूं, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में होता है m1 प्लस m2। ठीक है, यह x निर्देशांक के लिए होता है। अगर यहाँ से y का निकालें तो y बराबर हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में हो जाएगा इधर आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप देखिए, ये जो c वाला दिया है तो c तो होता है आपका x, y होता है और ये जो a और b निर्देशांक दिया है ये तो आपको हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा आपका x2, y2 और ये जो आपका अनुपात है तो इसको आप m1 मानोगे और m2 की जगह आप 1 रखोगे। ठीक है, सब कुछ हमने बता दिया, बस वैल्यू ही रखना है। अगर x हमें निकालना है तो ये x का वैल्यू कितना दिया -1 तो x की जगह पर रखेंगे -1 बराबर m1 की जगह हमने k माना है तो k मानना पड़ेगा। ठीक है, m1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, k रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा k गुणे x2 का वैल्यू कितना, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू है 6 तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 रखेंगे। इसी तरह x1 की वैल्यू -3 तो -3 रखोगे और बटे में कितना आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 तो बटे में आ जाएगा k प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार y का वैल्यू कितना दिया 6 तो 6 बराबर m1 का वैल्यू कितना है k
इसी तरह y2 की वैल्यू कितना है -8 और प्लस m2 की वैल्यू कितना है 1 और प्लस गुणे में y1 की वैल्यू यहाँ से लिखिए 10 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब k+1। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे, इसमें -k को गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा -k और माइनस को प्लस गुणा होगा तो -1 यह आ जाएगा। बराबर इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 6k और हो जाएगा -3 क्योंकि -3 को गुणा एक में करोगे तो -3 आएगा। ठीक है, यहाँ से करोगे तो हो जाएगा आपका 6k और प्लस 6 कम 6 बराबर हो जाएगा -8k और प्लस 10 से कम 10 हो जाएगा। अगर मैं हल करूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा आप लोगों का -k प्लस के 6k इधर आएगा तो -6k बराबर इधर बच जाएगा -3 और -k उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा -k -6 के मिलकर हो जाएगा -7k बराबर -3 प्लस 1 हो जाएगा -2 माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दो तो k बराबर क्या आ जाएगा 2/7। इधर देखें तो यहाँ भी आना चाहिए उतना ही 6k -8 के इधर आएगा तो +8k बराबर इधर हो जाएगा 10 और प्लस 6 उधर जाएगा तो -6 तो 8 6 14 के बराबर 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अगर के निकालूं तो के बराबर क्या आ जाएगा 4/14। अगर 2 से काटा दूं तो के बराबर क्या आ जाएगा 2/7। हमसे अनुपात पूछा था, हमसे पूछा है इसमें कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात को मैंने माना है के अनुपात 1 के सम। ठीक है, तो के अनुपात 1 का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं k/1। के का वैल्यू आ गया है 2/7 2/7 और बटे में 1 ये आपका उतना ही कहलाएगा 2 संबंधित साथी कहलाएगा। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:7 के रूप में उसको क्या किया विभाजित कर दिया। तो ये प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कोई बताता नहीं है आप लोगों को। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10वां देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को इसे किसी कीमत पे तैयार करके एग्जाम में जाना है। यह प्रश्न हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न यह है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा एक नाव की। कह रहा नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल जो लेता समय 4 घंटा 30 मिनट में पूरा करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसको। धारा की चाल हमसे पूछा है, जो चीज हमको मालूम नहीं रहता पहले उसी को मान लिया जाता है। तो धारा की चाल मालूम नहीं है, यहाँ पे हल लिखता हूं, हल। धारा की चाल हमको मालूम नहीं है, धारा की चाल ही पहले मान लेते हैं कि माना धारा की चाल माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल हमने मान लिया कि धारा की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो सिचुएशन हमें दिया है, क्या मैं बता देता हूं यहाँ पे बना के देखिए। जैसे यह धारा बह रही है तो दो सिचुएशन दिया है, जिधर धारा बह रहा है उधर ही एक नाव भी जा रही है। और एक सिचुएशन में क्या है कि धारा तो बह रही है इधर की साइड और नाव आ रही है उधर की साइड, विपरीत साइड में। तो जिस समय आप लोगों का जिधर धारा बह रहा है उधर ही नाव बह रही है, ठीक है, मतलब कि धारा की दिशा में नाव की चाल जो होगी, जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव बह रहा है, तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, दो सिचुएशन बनना है ना। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो देखिए जिधर धारा बह रहा है उधर ही आप लोगों का नाव जा रहा है, उस समय चाल दोनों की जुड़ जाएगी। तो धारा की चाल तो x है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल तो हमको दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस सिचुएशन में क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में
नाव की चाल, नाव की चाल। तो देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो चालें घट जाती हैं। तो नाव की चाल कितनी है आप लोगों का 15, और धारा की चाल क्या है यक्स, तब 15 माइनस यक्स हो जाएगा, 15 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग यक्स माइनस 15 मत कीजिएगा कभी, क्योंकि भैया सबसे धारा की चाल अधिक होती है, नाव की चाल कम होगी। ठीक है, तो धारा की चाल यहाँ पे और नाव की चाल अधिक होगी, धारा की चाल कम होगी, क्योंकि धारा की चाल अगर आपने अधिक कर दिया तो नाव चलेगी नहीं, नाव को तो डुबा डालेगी। ठीक है, इसीलिए नाव की चाल अधिक है तो उसमें से हमने धारा की चाल घटाया है, तो 15 माइनस एक्स होगा। कभी एक्स माइनस 15 मत कीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हमने बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे समय इसको लग रहे हैं 4 घंटे 30 मिनट। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे सबको मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटे के यहाँ पे हो जाएगा समय। फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे के समय, फॉर्मूला तो सबको मालूम होगा। यहां से अगर हम निकालें समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी और बटे में हो जाएगा आप लोगों का चाल। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट कर दो समय, टोटल समय कितना लग रहा था इसको, टोटल समय लग रहा था इसको 4 घंटे 30 मिनट। तो टोटल समय लिख देंगे 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट इसको टोटल समय लग रहा था। ठीक है, दूरी कितना, तो एक बार जा रहा था एक बार आ रहा था, तो जाने वाली दूरी कितना है 30, आने वाली भी दूरी 30 किलोमीटर ही है। तो दूरी और बटे में चाल, तब जा रहा था, ये जाने वाला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तब जा रहा था तो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। जाने वाला समय मतलब कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी थी, 15 प्लस एक्स थी। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 30 किलोमीटर वापस आ रही है, तब उधर से जो नाव वापस आ रही है तो दूरी तो उतना ही तय करे, लेकिन चाल उसका अलग हो रहा है। चाल कितना है 15 माइनस एक्स, हो जाएगा 15 माइनस के एक्स हो जाएगा। अब देखिए सिंपल हमें करना क्या है, 4 घंटे 30 मिनट है ना, इसको भी घंटा में चेंज कर दो, तो हो जाएगा 4 प्लस 30 मिनट को घंटा में चेंज करोगे तो 30 बटे 60, 60 का भाग दे दो घंटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहां से आप दोनों में 30 कॉमन ले लो, 30 कॉमन ले लोगे तो और ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटे के 15 प्लस के एक्स और प्लस 1 बटे के हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस के एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कोष्टक में कर देंगे। यहाँ पे देखो 30 से कम 30 और 30 दूनी के 60 और 2 चौको 8 1 9, इधर आ जाएगा 9 बटे के 2 बराबर इधर आ जाएगा आपका 30। कोष्टक में इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस के एक्स और एक कोष्टक हो जाएगा 15 माइनस के एक्स। ठीक है, तो 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कैंसिल, बच जाएगा आपका 15 माइनस एक्स और प्लस 15 माइनस एक्स से 15 माइनस कैंसिल एक्स, 15 प्लस एक्स पूरा एक में करोगे तो उतना ही आने वाला आप लोगों का 15 प्लस एक्स। ठीक है, कोष्टक में बंद कर दो। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, 9 बटे के 2 बराबर 30, इसे हल करेंगे तो देखो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, अब 15 15 मिलकर हो जाएगा आप लोगों का 30 और बटे में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और माइनस के बी का स्क्वायर मतलब यक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यह आने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 9 बटे 2 बराबर 30 को गुणा 30 में करोगे तो इधर आ जाएगा 900, अब बटे 15 कवर करोगे तो 225 और माइनस यक्स का करोगे तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब करना क्या हम लोगों को, सिंपल गुणा कर देते हैं, यहाँ से 9 से काट दो, 9 से काट दोगे तो कवर कट जाएगा 100 बार में, फिर यहाँ बच जाएगा 1 को गुणा इसमें करोगे तो इतना ही आएगा 225 माइनस के आने वाला है यक्स स्क्वायर बराबर 2 को गुणा 100 में करोगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 225 और 200 इधर आएगा तो माइनस के 200 और माइनस के एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा 25 बराबर के हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ एक्स का निकालो तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 25 आ जाएगा, तो इसलिए x बराबर x का वैल्यू 5 आ गया। हमसे पूछा था यहाँ पे धारा की चाल, धारा की चाल को हमने x माना था, इसलिए धारा की जो चाल आ जाएगी तो धारा की चाल आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जाके ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। आज की वीडियो में हमने बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया, जैसे कि आपने देखा है, और इन सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना।
इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।